नमस्कार, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ फॉर ऑल। आज मेरे साथ हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रोहन नागर। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं एमटीवी के स्टूडियो में। नमस्ते। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि आज आप यहाँ पर आए। थैंक यू। डॉक्टर रोहन, जो ये हमारा शो है इतना पॉपुलर होता जा रहा है कि हमें बहुत सारी पॉजिटिव फीडबैक मिल रही है सबसे, कि उनको बहुत अच्छा लगता है शो, और ये भी फीडबैक मिलती है कि जिस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है कि आप सिंप्लिसिटी के साथ मुश्किल से मुश्किल बीमारी के बारे में बता देते हैं। तो वो चीज़ उनको बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा आपके साथ आज शेयर करूं। थैंक यू। तो सभी व्यूअर्स को याद दिला दो कि अगर आप डॉक्टर रोहन से मिलना चाहते हैं तो 19th को ये कॉवेंट्री में होंगे और 20th को लेस्टर में होंगे। अगर आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं 19th को कॉवेंट्री में या 20th को लेस्टर में, तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट बनाकर ही मिलें। तो डॉक्टर रोहन, आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि एक्चुअली ये है क्या। अल्सरेटिव कोलाइटिस बेसिकली कोलोन यानी अपनी जो बड़ी आंत है उसके साथ रिलेटेड कंडीशन या तो डिजीज़ है जी। इस कंट्री में करीबन जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोलाइटिस के और अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट है। तो मुझे लगा कि ये इशू डिस्कस करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। मेडिकल साइंस में अल्सरेटिव कोलाइटिस को एक्सप्लेन किया गया है कि कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टीन में जब अल्सरिफिकेशन यानी कि अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं और या तो अल्सर बनते हैं तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। अब लार्ज इंटेस्टीन और रेक्टम यानी कि जिस जगह पर से स्टूल निकलता है और जहाँ पर स्टूल बनता है, ये दोनों इंटेस्टीन के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस ये बीमारी हो सकती है। बहुत रेयरली स्मॉल इंटेस्टीन में यानी कि छोटी आंत में ये बीमारी देखी गई है, लेकिन ज़्यादातर प्रोक्टम यानी कि रेक्टम और लार्ज इंटेस्टीन यानी बड़ी आंत में अल्सरेटिव कोलाइटिस देखा गया। और यूके के अंदर एवरी 5 people among 1000 सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन। और काफ़ी देखा गया है इस कंडीशन को क्योंकि इट लिटरली डिपेंड्स ऑन योर इम्यून सिस्टम एंड लिटरली डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल एंड डाइट। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में उसका स्पेसिफिक डेफिनेशन मेडिकल साइंस के मुताबिक यही है कि अगर आपकी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और या तो रेक्टम के एरिया में अगर अल्सर्स बन रहे हैं तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। कोलोन जो होती है वो आंत होती है। आइटिस का मतलब मैं हमेशा कहता हूँ अगर वो आर्थराइटिस हो, कोलाइटिस हो, आइटिस का मतलब होता है सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन। तो कोलोन के ऊपर जब सूजन आता है और वहाँ पर जब अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं, सो दैट डिफाइन एज अल्सरेटिव कोलाइटिस। जी, तो ये तो मेडिकल साइंस के हिसाब से आपने हमें बता दिया, मगर एज पर आयुर्वेदा व्हाट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस? आयुर्वेद में अल्सरेटिव कोलाइटिस को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है, उसको काफ़ी डीपली उसको डिफाइन किया गया है जी। आयुर्वेद में जैसे हम कहते हैं कि वायु, पित्त और कफ, ये जो 3 दोष हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस को कोई जो डिजीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो है पित्ता। अच्छा। पित्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव दोषा है। पित्ता जो है वो आपके डाइजेशन से रिलेटेड है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, एब्सॉर्प्शन से रिलेटेड है, टिश्यू प्रोडक्शन से रिलेटेड है, नरिशमेंट से रिलेटेड है, डाइजेस्टिफायर से रिलेटेड है। किसी भी चीज़ को नया आकार देने के लिए पित्ता की ज़रूरत होती है। और जो पित्ता है वो जिसको डाइजेस्टिफायर यानी कि फायर या तो हीट कहते हैं, वो स्पेसिफिकली रहता है आपके इंटेस्टाइन में, स्टमक में और लिवर में। वहाँ पर जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के साथ साथ उसमें से जो अच्छी चीज़ें निकलती हैं वो बॉडी में इंटेस्टाइन के थ्रू एब्सॉर्ब होती हैं। अब जब एब्सॉर्ब होती है तो वो बॉडी में जाती है और नरिशमेंट करती है। इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस को आयुर्वेद में कहते हैं पित्तज अतिसार। इसका मतलब ये होता है कि कांस्टेंट फायरी और फुल ऑफ हीट काइंड ऑफ डायरियाज। क्योंकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती है वो है एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, डिस्कम्फर्ट, लॉट ऑफ डायरियाज, लॉट ऑफ गैस एंड समटाइम्स वेरी एक्सट्रीमली ब्लडी डायरियाज। तो पित्तज अतिसार आयुर्वेद में इसको कहा गया है क्योंकि इसके अंदर एक पैटर्न होता है और वो होता है एग्रेशन जी। और एग्रेशन जो है वो ना तो वायु में है ना तो कफा में है। एग्रेशन जो है वो पित्त में है।
तो इसको पित्तज अतिसार आयुर्वेद में कहा जाता है। और अतिसार का मतलब होता है डायरिया। इसमें सीधा आयुर्वेद में कहा गया है कि जब आपकी डाइजेस्टिफायर वीक हो तो जो बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट होने के बाद एब्सॉर्ब होना चाहिए और जो यूज़ होना चाहिए वो नहीं होता। यानी कि जो भी डाइजेस्टिफायर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं उसको आयुर्वेद में कहते हैं मंदाग्नि। अगर आपके शरीर के अंदर मंदाग्नि है, अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो वो वहाँ पड़ा रहता है। जब पड़ा रहता है तो एब्सॉर्ब नहीं होता। जब एब्सॉर्ब नहीं होता तो वो जो इंटेस्टिन की जो सतह है उसके ऊपर पड़ा रहता है और उस सतह को वो डैमेज करता है और धीरे धीरे उसको खुदेड़ता है, उसकी फ्लोरा को डैमेज करता है। जब फ्लोरा को डैमेज करता है तो एक नॉर्मल स्किन होती है, एक सबक्यूटेनियस लेयर होता है जिसको अगर निकाल दे तो अंदर से रेडनेस वाली जो स्किन निकलती है वो जो स्किन है उसके ऊपर हम जो भी खाना खाते हैं, खट्टा, तीखा, सॉल्टी, स्पाइसी, सेवरी, जो भी खाना होता है वो जो इंटेस्टाइन की दीवारों को जो नुकसान करता है और अल्सरिफिकेशन करता है। तो आयुर्वेद में इसको पित्तज अतिसार कहा गया है विद द पैटर्न ऑफ हैविंग द एग्रेसिवनेस ऑफ द कंडीशन। और पित्तज अतिसार ज़्यादातर उसी लोगों को होता है जिनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा गर्म हो, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ शरीर को इस कंडीशन को नहीं मानता, शारीरिक कंडीशन नहीं मानता, इसको मेंटली यानी कि मानसिक कंडीशन भी मानता है कि अगर आदमी कोई बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाला है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, आर्गुमेंटेटिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो वो जो आदमी है वो भी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कांस्टेंट हीट पैदा करता है। और इसी के कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो 15 साल से लेकर 40 साल के बीच में सबसे ज़्यादा देखा गया है, बिकॉज दैट इज़ द एज व्हेन everybody is on that peak of the aggression, क्योंकि frustration of the life, कुछ चीज़ अचीव करने का एक गोल होता है, फ्रस्ट्रेशन उसमें से पैदा होती है, उसमें से फिर एग्रेशन पैदा होती है। तो 15 से लेकर 40 साल के बीच में जब आपको लगता है कि आप यंग है, आप कुछ भी खाएंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो उसी दौड़ा दौड़ में यू बेसिकली ईट द रॉन्ग स्टफ, यानी खाने का आप ध्यान नहीं देते, उसी तरह आप अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं देते, उसी तरह आपके फ्रस्ट्रेशन लेवल काफ़ी बढ़ने के कारण आप मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ इकट्ठा होती है आयुर्वेद में, तब कहते हैं कि वो इंटेस्टाइन को कंप्लीटली डैमेज कर देते हैं। और इंटेस्टाइन तभी डैमेज होता है, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं मेरे सारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि हम जो खाना खाते हैं वो एक पूरा पाइप है, फूड पाइप से लेके हुए, स्टमक से होते हुए, छोटी आंत से होते हुए, लार्ज इंटेस्टाइन में से होते हुए, रेक्टम में से वो स्टूल बन के निकलता है। जब ऊपर की जो पाइप है उसमें जब कोई डैमेज होता है तभी जाके सारा जो लोड है वो नीचे की पाइप पर आता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस ना तो सिर्फ लोकल डैमेज नहीं है, इट्स अ कंप्लीट डैमेज ऑफ द सिस्टम। तो कई बार कई लोगों का लिवर जब खराब होता है, कई लोगों का पेनक्रियास जब खराब होता है, कई बार लोगों को फूड पाइप कैंसर, स्टमक अल्सर्स, ये सारी चीज़ें जब होती है तो तभी जाके एज अ रिजल्ट ऑफ इट कई बार वो नीचे इंटेस्टाइन में काफ़ी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। एंड देन दे स्टार्ट गेटिंग द पित्तज अतिसार, एग्रेसिव डायरियाज विथ लॉट ऑफ हीट, म्यूकस, ब्लड, पस। ये बहुत ही अनकंफर्टेबल, बहुत ही डिस्कम्फर्ट देने वाला डिजीज़ है। और मैंने देखे हैं पेशेंट जिसके वो कुछ भी काम नहीं कर सकते, दे कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग, बिकॉज इसका जो ऑनसेट है उसमें कई बार दिन में 12 से 15 तक डायरिया होते हैं, सिर्फ खून निकलता है, ऐसा लगता है कि बाल्टी भर के खून निकल जाएगा 12 से 15 डायरिया में। दे फील सो वीक, एनीमिक, फटीग, टायर्डनेस, एग्जॉशन, क्योंकि पूरा जो इंटेस्टाइन है ना वो अपना काम छोड़ देती है। और ये एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये कैसे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। बेसिकली होता क्या है कि इंटेस्टाइन्स आर डिजाइन टू एब्सॉर्ब, लेकिन ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली आपके बॉडी के ऊपर ही असॉल्ट करना शुरू कर देती है। तो आप जो खाना खाते हैं वो खाना जो है वो इंटेस्टाइन में रहने की जगह, यानी एब्सॉर्ब होने की जगह, वो इंटेस्टाइन की जो वॉल है, यानी उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो उसकी जो फ्लोरा है, मैंने जो अभी बताया आपको, उसको खुरेद के, उसको बिल्कुल ही निकाल के उसमें छोटे छोटे अल्सर्स बनाना शुरू कर देती है। एंड व्हेन दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन जब होती है तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए फटाफट से इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। एंड देन दे क्रिएट लाइक अ क्रेटर। तो जब आप इसको कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करवा के जब आप देखते हैं तो यू कैन सी काइंड ऑफ अ क्रेटर्स, रेड कलर के बड़े बड़े इन योर लार्ज इंटेस्टाइन्स, एंड दैट्स अ सीरियस कंडीशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट एट ऑल अ माइल्ड कंडीशन, और बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कम्फर्ट, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें। जी, तो डॉक्टर इसके बारे में और भी बात करेंगे, मगर अभी हमारे पास एक कॉलर भी है तो उनसे बात करते हैं। हेलो
हेलो, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। जी बोलिए प्लीज। डॉक्टर साहब, मेरी एज 65 है और मुझे रोमेटोइड आर्थराइटिस है और इतना पेन है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और दिन ब दिन फैलते जाता है वो। और अभी शोल्डर में, पूरे हाथों में, नीज में, सब जगह है, कमर में भी है। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं एलोपैथिक दवाई नहीं खा सकती, मुझे पेट में जलन होती है। तो वो भी मैं नहीं खा सकती हूँ। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे स्कल्प में बहुत खारिश होती है, इतनी खारिश होती है कि मैं हाथ रोक नहीं सकती हूँ। तो मुझे उसके लिए कुछ बताइए, और ये आर्थराइटिस में आगे न बढ़े इसके लिए मुझे कुछ बताइए, और पेन कम हो जाए प्लीज। आप टेलीविजन पे सुनिए अपना फ़ोन रख के। ये जो लेडी है वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस से सफ़र करे, जिसके ऊपर मैंने लास्ट एपिसोड पूरा किया था। रोमेटॉइड कंडीशन है जिसको आयुर्वेद में आम वात कहते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर इनडाइजेस्टेड फूड जब रह जाता है तो वो वायु के साथ मिलकर जोड़ों में जाकर जोड़ों को कम्प्लीटली डैमेज कर देता है। ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली कंडीशन होती है, और ये काफ़ी प्रोग्रेसिव होता है, काफ़ी जल्दी से अपनी पूरी बॉडी पर अटैक करता है, सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। तो इसमें मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा जो मैं बार बार बताता हूँ। वो एक है पुनर्नवा, जो आप ले सकती हैं कैप्सूल सुबह शाम। उसके साथ मैंने कहा था योगराज गूगल आप ट्राई करें, क्योंकि वो जॉइंट्स में जाके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रोमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आप मुझे आकर मिल सकती हैं। आपके बालों में जो, आपके स्काल्प में जो खारिश यानी कि ड्राइनेस हो रही है, वो भी एक वायु का ही प्रकार है। उसमें आप अपने बालों को ऑयलिंग करें रेगुलरली, महाभृंगराज ऑयल यूज़ करें, जिसके कारण जो एरिया है वो लुब्रिकेटेड रहेगा। और उसके अलावा इंटरनली आप आंवला और हल्दी खा सकती हैं, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग टू ब्रिंग द हीट डाउन। तो आंवला और हल्दी खा सकती हैं, महाभृंगराज ऑयल लगा सकती हैं, और महायोगराज गूगल और पुनर्नवा ट्राई कर सकती हैं। और अगर उससे भी ठीक ना हो तो मुझे मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन। अभी हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, क्वेश्चन पूछना था। कैन आई स्पीक टू द डॉक्टर प्लीज? यस प्लीज टेल मी। यस डॉक्टर, मैं फोन बंद करती हूँ। मुझे ना ये लास्ट थर्सडे मैंने आपको फोन किया था ना गैस के बारे में। हाँ, तो आपने बोला था सिमसिम ऑयल, तो अजमा, तो ऐसे का, उससे अभी तक मुझे आराम नहीं है। तो वो नाड़ नहीं होते, पश्चुरल पता नहीं क्या बोलते, वो उसकी भी मुझे तकलीफ है ना। अभी तक मेरा पेट इतना सोलन है, कट्ठन जैसे हुए है। तो मैं अभी मुझे बताओ गैस के क्या क्या खाना है, क्या क्या। तो वो सिमसिम ऑयल स्टॉप कर दूं, 1 ग्लास पानी आपने बोला था 30 टेबल स्पून और चालू रखूं या छोड़ दूं? तो मैं फोन बंद करती हूँ, आप मुझे अच्छी तरह ये गैस के बारे सिस्टम डाइजेस्ट के बताओ। तो वो पंचुर की नाड़ की भी तकलीफ है। ओके थैंक यू। जो ये लेडी है वो सफ़र कर रही है पैचोटी, जिसको कहते हैं नाड़ जो हिल गई है उनकी, और उसके कारण उनका बॉडी में बहुत ज़्यादा, यानी स्टमक में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, डिस्टर्ब स्टमक रहता है। नहीं, तिल का तेल आप पीना शुरू रखें, क्योंकि तिल का तेल लुब्रिकेशन के लिए ज़रूरी है। जब आपकी आंत लुब्रिकेट होगी तो गैस कम बनेगी। उसके अलावा आप त्रिफला पाउडर वीक में 4 बार ले सकती हैं, 1 बड़ा चम्मच। उससे भी अगर आपको फ़ायदा ना हो तो आप मुझे आकर मिलें। मेरे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स, टीम ऑफ थेरेपिस्ट हैं, जो हम आपकी नाड़ को बिठा सकते हैं और आपकी जो डाइजेशन है उसको बेहतर कर सकते हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ें, टिप्स दे सकते हैं जिसके कारण आपको फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन। और हम सबको ये भी आप याद दिला दें कि जब हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो इंस्टेंटली हमें कुछ ना कुछ उसको सप्रेस करके कुछ ना कुछ रिजल्ट सही बात है। अगर हर्बल मेडिसिन से इट टेक्स टाइम, या बिल्कुल, क्योंकि मेडिकल मेडिकेशंस आपको डेफिनेटली इफेक्ट तो देती हैं, तुरंत देती हैं जो भी दवाइयाँ आप लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद जो है उसमें हमेशा मैं मेरे पेशेंट्स को कहता हूँ कि यू हैव टू हैव अ ट्रस्ट एंड यू हैव टू हैव अ पेशेंस। श्रद्धा एंड सबूरी, जो साईं बाबा हमेशा कहते हैं, ये दो चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। जी, तो अभी हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, आपको क्वेश्चन पूछना था। Can I speak to Dr. Rowan, please? Yeah, बोलिए प्लीज। I've got a question about my wife. She has very heavy menstrual cycles. Okay. And they come sometimes a few days early as well. Okay. She's 47. Okay. She does have epilepsy as well. What about fibroids? Does she has a fibroids? No, she's had a scan, CT and MRI scans, and there was nothing found. Okay. I understand. So she's wondering what sort of any recommendations that you can suggest that will help her. Okay, you can listen on television. Just put your phone down. I'll explain everything. इनकी जो वाइफ है, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम हैवी मेंस्ट्रुएशन, और उनको फाइब्रोइड्स नहीं है। उनके सिटी स्कैन सारी रिपोर्ट्स उन्होंने करवाए, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, और उनको एपिलेप्सी भी है।
बेसिकली दैट सेज एवरीथिंग। ये उनका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बनाता है, जो बॉटम ऑफ द स्कल में होता है, दैट इज़ बिन बेसिकली इरिटेटेड। तो पिट्यूटरी को, अगर पिट्यूटरी इरिटेट हो जाए तो काफ़ी वुमेन में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, आर्गुमेंटेटिव इन नेचर, एग्रेशन, हैवी मेंस्ट्रुएशन, खूब ज़्यादा पसीना आना, पर्सपिरेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हो सके तो आप उनको मेरे पास लेकर आएँ, मैं उनकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। बाय द टाइम उनको आप ब्राह्मी करके दवाई आती है, तो ब्राह्मी जो है वो पिट्यूटरी इरिटेशन को काम डाउन करती है, तो उसकी 2 कैप्सूल रात को सुलाने के टाइम पर दे सकते हैं। उसके अलावा यू कैन अप्लाई सम ऑयल, कामिंग ऑयल, जैसे आंवला का तेल या तो बादाम का तेल स्काल्प में मालिश करके सो जाए रात को। दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग कामिंग डाउन द पिट्यूटरी ग्लैंड। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन। अभी हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। यस, आपको क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बोलिए। हेलो डॉक्टर साहब, यू आयुर्वेद हेल्थ फॉर ऑल? यस इट इज, यस बोलिए। जी मुझे एक बात करनी थी डॉक्टर साहब। जैसे ना मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं है, जब जाती हूँ ना तो ऐसे घबराहट सी हो रही है ना, जैसे पता नहीं, कई दिनों से सोचे डॉक्टर के पास जाओ। जब डॉक्टर के पास गई तो कहते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप शायद दिन में सोते हो। ओके। तो जैसे ना एनर्जी नहीं है, जैसे ना एक्टिविटी होते है ना हेल्दी। आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? मैं 36। 36 एज है आपकी। ओके। मेरे 4 बच्चे हैं, 4 किड्स। ओके। और सेम प्रॉब्लम मेरी बेटी भी है, 14 साल की है। उसको भी हमेशा स्कूल से आते है टाइट, कोई एनर्जी नहीं है, बाहर जाना है तो तैयार होने की भी एनर्जी नहीं है। ओके। आप टेलीविजन पे सुनिए, मैं बताता हूँ इसमें क्या हो सकता है। जब बॉडी में, इनका क्वेश्चन ये है कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड रहती है, 36 साल की उम्र है उनकी, तो भी बॉडी में एनर्जी नहीं है। बॉडी में एनर्जी पैदा करते हैं 2 ऑर्गन्स, लिवर और पेनक्रियाज। तो अगर आपका लिवर ठीक नहीं होगा तो भी खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा और बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा, तो आपको डेफिनेटली बॉडी के अंदर काफ़ी वीकनेस लगेगी। और पेनक्रियाज जो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, ग्लूकोज को ब्लड में मिक्स नहीं होने देता और उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो मसल्स में भेजता है। तो ये 2 ऑर्गन्स के कारण ये हो सकता है। तो अगर हो सके तो अपना लिवर क्लेंस करवाइए, जो मैं हमेशा बार बार अपने प्रोग्राम में कहता हूँ। मंजिष्ठा और आंवला, या मंजिष्ठा तो हल्दी, ये दोनों चीज़ें आप अगर इकट्ठा करके गर्म पानी के साथ लेंगे तो फ़ायदा होगा। उसके अलावा च्यवनप्राश खा सकती हैं, दूध में केसर और काली मिर्च को उबाल के वो दूध पी सकती हैं, अंजीर खा सकती हैं, खजूर जिसको डेट्स कहते हैं वो ट्राई कर सकती हैं। उससे भी अगर फ़ायदा ना हो तो आप मुझे मिलने आए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर रोहन। अभी हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ बोलिए। तो मेरे ना 1 वीक से मेरे मुंह में छाले निकले हुए हैं, बड़ी मैंने कोशिश की, आराम नहीं आ रहा है, कि प्लीज बता दें कि इसका। अच्छा, आपको कब्ज रहती है? कब्ज? नहीं जी, नहीं कब्ज नहीं रहती। ओके, सुनिए टेलीविजन पे मैं बताता हूँ। माउथ अल्सर्स की तकलीफ है इनको और उनको कब्ज नहीं रहती। जब कब्ज नहीं रहती और माउथ अल्सर्स निकलते हैं, उसका कारण ये होता है कि अगेन सेम थिंग, बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा बन रही है। जब हीट बनती है और हीट ऊपर की तरफ आती है तो जो सलाइवा है उसको वो ड्राई करती है और वहाँ पर वो अल्सर्स बनाती है। तो उसमें आयुर्वेद में 3 चीज़ बताई गई हैं। सबसे पहली चीज़ आप करें, सौंफ और शक्कर दोनों को मिक्स करके आप मुंह में रख सकते हैं। मुलेठी करके एक चीज़ आती है, मुलेठी, उसके छोटे छोटे पीसेस आते हैं, उसको भी मुंह में रख सकते हैं अल्सर्स के लिए। उसके अलावा आप त्रिफला के पाउडर में थोड़ा सा कास्टर ऑयल डाल के अगर 3 दिन तक 1 बड़ा चम्मच त्रिफला का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कास्टर ऑयल गर्म पानी के साथ लेंगे तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि जो अल्सरिफिकेशन हो रहा है, ये अल्सरिफिकेशन जो हो रहा है उसमें गर्मी को नीचे की तरफ धकेलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन। अभी हमारे पास और भी कॉलर्स हैं और काफ़ी कुछ डिस्कस भी करना है आज के टॉपिक के बारे में। अगर आप सबसे मिलते हैं